हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। जी हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके थे पहले हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का हिस्ट्री, और वो है फोर्थ पार्ट का ना। और उसमें हमने पढ़ लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम को पढ़ रहे थे, राइट। और उसी में हमने पिछले वीडियो में कुछ भाग कर लिए थे, कुछ भाग बचा हुआ था, तो उसी भाग को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फटाफट आप अपने नज़र को यहाँ पे जमाए रखेगा और हमारे साथ अपने ध्यान को भी बनाए रखेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ से क्या कह रहा है। सबसे पहले 1 मिनट इसको जूम कर लेते हैं आपके लिए। चलिए जूम हो चुका है। देखिए पहला लाइन है यहाँ पे तुम्हारा कि ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये हमने पढ़ लिया था। पिछली लाइन है कि मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। जी हाँ, मित्र राष्ट्र, पता था आपको जापान जो था वो था धुरी राष्ट्र। जी, जापान, इटली और जर्मनी, ये 3 जो देश थे, और भी इसमें देश आते थे, लेकिन 3 देश जो वो धुरी राष्ट्र के पार्टी थे, और अपना इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये सब कहाँ के थे? मित्र राष्ट्र के थे। समझ में आया क्या? ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, और द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम चल रहा है कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। एकदम क्या कहते हैं, तादाद में सब देश आए और एकदम जापान पे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे। कब? यहाँ पे जुलाई 1945 ईस्वी में। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। बहुत ही एकदम भयंकर पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। 6 अगस्त 1945 को, जी हाँ बच्चों, यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को जो ये डेट है, इसे याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अमेरिका ने क्या किया कि जापान के हिरोशिमा, कहाँ पे बच्चों, इसको मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें, चलिए यहाँ पे क्या, जापान की हिरोशिमा पे क्या कर दिया? एटम बम गिरा दिया। कहाँ हिरोशिमा? ये हिरोशिमा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जापान का जो हिरोशिमा था, यहाँ पर क्या कर दिया भैया? एटम बम गिरा दिया, परमाणु बम, जो कि बहुत ही भयानक विनाश हुआ था जापान का। तो यहाँ पे क्या किया? तो कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे एटम बम गिरा दिया। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। इतना भयानक, क्या कहते हैं भैया, इतना भयानक नुकसान हुआ था जापान की कि जापान को नानी याद आ गई थी। क्या बहुत ही भयानक क्या हुआ था? विनाश हुआ था। और कह रहा है हिरोशिमा का तो भैया नामो निशान मिट गया था, इतना हालत खराब हो गया था। चलिए कह रहा है नागासाकी, उसके बाद कह रहा है दूसरा एटम बम। ध्यान दीजिए, पहला एटम बम जो था वो कहाँ पे गिरा बबुआ? हिरोशिमा पर। और हिरोशिमा कहाँ का जगह था? वो जापान में था। वो कहाँ पे था? जापान में था। समझ में आया क्या? तो अपने खूबसूरत चेहरों को यहाँ पे बनाए रखिएगा। समझ में आया क्या? तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है दूसरा एटम बम। भैया दूसरा एटम बम कहाँ गिरा? एटम बम समझते हो, वो सुतली बम नहीं जो कि हम लोग क्या कहते हैं दिवाली में फोड़ते हैं। यहाँ एटम बम की बात हो रही है, परमाणु बम की। वो फटाक से उड़ता है, वो बम नहीं गिराने से नुकसान होता है, वो तो भैया काम चल जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिया। कब? दूसरा एटम बम जो था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। समझ में आ गया? तो दूसरा एटम बम जो था, पहला एटम बम तो हिरोशिमा पर गिराया गया, दूसरा एटम बम मैंने दूसरा परमाणु बम जो था वो भैया कहाँ पे गिरा? हिरोशिमा पे। कब गिरा था? 9 अगस्त। ओहो, कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 को। यहाँ पे देख रहा बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कह रहा नागासाकी शहर पर गिराया गया, और नागासाकी भी नेस्त नाबूद हो गया। नागासाकी भी पूरा खत्म हो गया, इतना हालत खराब कर दिया। जापान के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई विकल्प नहीं था। अब भैया उसके 2-2 जगह पे, हिरोशिमा, नागासाकी, दोनों पे बम गिरा दिया। अब ये बम गिरा दिया तो हालत तो खराब होगा ही। अब उसके पास आत्मसमर्पण करने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। और जापान ने 2 सितंबर 1945, कौन सा डेट है भैया? 2 सितंबर, नोट करो भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पे। 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। समझ में आया का बबुआ?
समझ में आया का कि नहीं आया, बतावा जरा। तो कब हुआ? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को भैया। ये तो पूरा खल्लास। 1939 को शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और 2 सितंबर 1945 में जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया अब हमसे कुछ ना हो पाएगा, अब हम नहीं लड़ेंगे इस युद्ध में, काहे कि हमारा तो पूरा नस्त नाबूद कर दिया ये अमेरिका ने। ये अमेरिका तो हमार तो पूरा क्या बजा दिया, चलो कोई नहीं, ढोल बजा दिया। तो समझ में आया क्या? तो यहाँ से ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, अच्छी बात है। तो अब कह रहे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए? द्वितीय विश्व गया, तेल लेने गया द्वितीय विश्व युद्ध, जो भी तेल लेने गया हो, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए? कह रहा धन जन की हानि। भाई युद्ध होगा उसमें तो धन और जन, धन मतलब अपना धन और जन मतलब आदमी, तो आदमी भी मारे जाएंगे उसमें और धन भी समाप्त होंगे। तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए थे कि भयंकर रूप से धन जन की हानि हुई थी। धन जन की हानि, समझ में आया क्या? कह रहा इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। सही बात है, इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा विनाशकारी था। कह रहा है भैया कि ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध था। ओहो, क्या बात बोल रहे हैं सर जी। जी हाँ, फांसीवादियों ने यूरोप के एक बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना रखा था। फांसीवादियों ने जी हाँ, फांसीवादी जो कि अपना हिटलर, फांसीवादी कौन था? हिटलर के लोग, जर्मनी के लोग, उन्होंने क्या किया? यूरोप के एक बड़े भाग को क्या बना दिया? कब्रिस्तान बना दिया। इतना युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान बन गया, वहाँ पे मुर्दे दफनाए जाने लगे। अब इतना मतलब भयंकर नुकसान हुआ कि मुर्दा दफनाए जाने का भी स्थान नहीं मिल पा रहा था। समझ में आया क्या? तो एक तरह का बड़ा भाग क्या बन गया? कब्रिस्तान बन गया। कह रहा है 60 लाख यहूदियों का जर्मनी में मौत के घाट उतार दिया गया। ध्यान दीजिए, 60 लाख यहूदियों का जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। जर्मनी बहुत ही क्रूर था। समझ में आया क्या? हिटलर, जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। ई पगलेठवा ने कहा किया कि लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। वाह, कितना, ओहो सॉरी, कितना दर्दनाक बात। जब कह रहे जो लाखों लोगों की हत्या यंत्रणा शिविरों में कर दी गई। लाखों, एक दो नहीं, लाखों लोगों की हत्या जो है यंत्रणा शिविरों में कर दी गई। मतलब कि शिविर में ही उसकी लाखों लोगों की हत्या हो चुकी थी। मतलब उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उनके घर में ही घुस के, शिविर लगाते हैं ना सेना लोग, सैनिक लोग, तो उसमें ही घुस के जो इसको 60 बहुत सारे लोगों की हत्या हो चुकी थी। जापान पर की गई बमबारी और इससे हुए क्षति का आकलन संभव नहीं था। और जापान पे पता है तो 2-2 बम गिराए गए थे, तो उसमें कितना क्षति हुआ इसका आकलन करना संभव नहीं था। इतना मतलब नुकसान किया कि भैया नानी याद आ गई। समझ में आया क्या? चलिए, कह रहा है युद्ध में जितने लोग काल कलवित हुए उसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इतना बड़ा इतिहास है हमारे पास, उसमें इतना काल कलवित हुए, इतना परेशान हुए लोग, इतनी क्षति हुई लोगों की, इसका ऐसा जीता जागता उदाहरण नहीं मिलता है पूरे विश्व में। तो भैया सबसे खतरनाक युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध ने 5 करोड़ से अधिक लोग कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, नंबर देखिएगा 5 करोड़। 5 करोड़ में कितने शून्य होते हैं पता है ना? अब बच्चों बताओ 5 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? अब सब सोच रहे हैं जीरो गिनते, 500। मैं बताओ तो 5 करोड़ क्या कह रहा है? 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। समझ में आ रहा है? 5 करोड़ कितना नंबर है बड़ा। बहुत लोगों को तो 5 करोड़ में कितना जीरो ये भी नहीं पता होता है। तो इतने लोग जो है मारे गए किस विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो भैया बताओ कितना नुकसान हुआ।
कह रहा है इनमें से 5 करोड़ में से लगभग 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे। देखो यहाँ पे नागरिक भी मारे गए, सैनिक से ज़्यादा तो आम नागरिक की हानि हुई। अब तुम्हें पता है ना, बम गिरेगा तो बम थोड़ी ना देखेगा कि ये सैनिक है कि ये आम नागरिक है। गोली चलेगी तो ये थोड़ी ना देखेगा भैया ये सीना सैनिक का है या कोई आम नागरिक का है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे लगभग 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ आम नागरिक मारे गए, जो कि बेचारा बेकसूर। समझ में आया क्या? चलिए, कह रहा लगभग 1.2 करोड़ लोग यंत्रणा, एक मिनट, कह रहा है 1.2 करोड़ लोग यंत्रणा शिविरों या फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। पोलैंड के 60 लाख लोग मारे गए, जो कुल जनसंख्या का लगभग 20% थी। समझना है क्या? पोलैंड देश के जो है लगभग 60 लाख लोग मारे गए, जो कि पूरे पोलैंड की जनसंख्या का 20% था। कितना परसेंट था? 20%। यानी कि मान लीजिए पोलैंड का 100 लोग है तो उसमें से 20 लोग मारे गए इस युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 100 में से 20 लोग क्या हो गए? मारे गए। समझना है? ध्यान दे रहे हो ना बच्चों? ना तो भैया मोबाइल में से ईंट फेंक के मारेंगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो लोग। तो इधर उधर बातें नहीं करने का, यहाँ पे ध्यान देने का। समझ में आया क्या? चलिए आगे बातें कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? चलिए कह रहे जो इससे भयावह नुकसान सोवियत संघ का हुआ। और कह रहा भैया इससे तो भयावह, इससे भी बड़ा नुकसान किसका हुआ? सोवियत संघ का हुआ। यानी सोवियत संघ रूस का हुआ। क्या हुआ इसका? रूस का। कह रहा है इसके 2 करोड़ लोग मारे गए। सोवियत संघ रूस के कितने करोड़? 2 करोड़, 200 नहीं भैया, करोड़ों में बात हो रही है। 2 करोड़ लोग मारे गए। लोग यहाँ पे एक मर जाए तो कितना दिक्कत होती है, यहाँ पे तो 2 करोड़ सिर्फ सोवियत संघ रूस का आदमी मारा गया। ओहो, जो आबादी का कह रहा है 10वां हिस्सा है, यानी 100 में 10 लोग मारे गए इनका, रूस का। जर्मनी के लगभग 60 लाख से अधिक मारे गए। कह रहा है जर्मनी देश के भी लोग मारे गए, वो भी 60 लाख से अधिक। ओहो, जो आबादी का लगभग 10वां भाग है, जो कि कुल आबादी का, जर्मनी के कुल आबादी का कितना भाग है? 10वां भाग है। तो ये बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मानवीय क्षति से अलग बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ। खाली मानवीय क्षय नहीं हुआ, सिर्फ मानव ही नहीं मारे गए, बल्कि भैया इसमें तो नुकसान हमारे संसाधनों का भी हुआ, हमारे पैसों का भी हुआ, हमारे धनों का भी हुआ। समझना है क्या? अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह नष्ट हो गए। अनेक प्राचीन नगर, जो पुराने नगर थे, वो क्या हो गए? पूरी तरह नष्ट हो गए। समझ में आया क्या? अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह नष्ट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ऊंची थी। अनुमान के अनुसार यह लागत लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 60 से 70 गुना ज़्यादा। भैया उतना तुम सोचना मत, तब इसको रुपये में कन्वर्ट करने में मत लिख जाना, पता चलेगा तुम्हारा दिमाग जो है कहाँ हो जाएगा? वाइब्रेट कर जाएगा। तुम्हारा दिमाग से निकल के घुटनों में आ जाएगा। समझ में आया क्या? इसको रुपये में कन्वर्ट करोगे तो भैया खराब है। ये तो डॉलर, 1 डॉलर जो होता है लगभग 60 या 70 रुपये के बराबर होता है। और तुम्हारा जो इसको जब तुम डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करने जाओगे तो पता चलेगा तुम्हारा दिमाग का हो गया, फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ पता नहीं क्या होता है, इसलिए ये पंगा मत लेना। समझ लो, इतना बड़ा नुकसान हो गया था। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाही के लिए नए नए हथियार का विकास और उपयोग हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ भाई?
नए नए हथियार का उपयोग किया गया, नया नया हथियार का। अब देखो किसी भी चीज़ का जरूरत पड़ेगा तब तो हम उसका आविष्कार करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चलिए कह रहे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भैया हमको हथियार की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? हथियार की जरूरत थी। तो वैज्ञानिकों ने हथियार का नया नया हथियार, नए नए वैरायटी से भैया इस तरह से इसमें यूं मतलब धीरे धीरे लोगों में हथियार की जरूरत पड़ने लगी, तो नए नए हथियार आने लगे। पहले एक समय एक गोली चलती थी, अब एक समय 2-2 गोली, एक समय 10-10 गोली, 20-20 गोली, ऐसे ऐसे हथियार आने लगे। तो कह रहा है जो तबाही के लिए नए नए हथियार आने लगे और उपयोग हुआ। इनमें सबसे भयानक था परमाणु बम। यही विश्व युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था? परमाणु बम का आविष्कार हुआ था। परमाणु बम भैया बहुत ही ज्यादा खतरनाक, कतई जहर वाला खतरनाक। समझ में आया क्या? चले आगे कह रहा है परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया हो। इसको बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना भाई। परमाणु बम का पहला परीक्षण कब किया गया था? 1945। किस महीने में? जुलाई 1945 में। समझ में आया क्या? जर्मनी तब तक आत्मसमर्पण कर चुका था। जर्मनी जो है जब तक परमाणु बम का परीक्षण किया तब तक तो भैया जर्मनी टैं बोल चुका था, भैं बोल चुका था। जर्मनी की तो ऐसी की तैसी हो चुकी थी। हिटलर बाबा के फिटलर खत्म हो गए थे। हिटलर बाबा के फिल्टर खत्म हो चुके थे। हिटलर तो भैया अपना आत्मसमर्पण कर चुका था। अब कह रहा है समझ में आया कि ये तो पहला परिणाम हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का पहला परिणाम क्या था, क्या थे। चलिए इसको फटाफट हटाते हैं यहाँ पे, आगे फिर देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है यूरोपीय श्रेष्ठता। दूसरा क्या है? यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। तो दूसरे विश्व युद्ध में दूसरा परिणाम है यूरोपीय श्रेष्ठता। यूरोप की जो श्रेष्ठता थी कि भैया यूरोप सबसे श्रेष्ठ है, इसका क्या हो गया? अंत हो गया। साथ ही उपनिवेश का भी अंत हो गया। गुलाम करने की जो पद्धति थी, लोगों बड़े बड़े देश छोटे देश में जाके पटक से गुलाम कर लेता था। तो इस विश्व युद्ध के बाद ये सारे उपनिवेश वाला चाल चलन क्या हो गया? बंद हो गया। इसका लगभग खात्मा हो गया। अभी के समय में देखो कौन किसको गुलाम किया हुआ है कि नहीं? सब चाहे छोटे और बड़े सब आपस में स्वतंत्र हैं। समझ में आया क्या? तो ये बातें हो गई थी। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता लगभग समाप्त हो गई। कि एशिया महाद्वीप जैसे देखा ना, भारत जो है कहाँ का था भैया? भारत, ओफो भारत तुम्हारा एशिया का है ना। और वहाँ पर किसका राज चल रहा था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड भैया कहाँ के बच्चा था? इंग्लैंड अपना यूरोप का बच्चा था। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ? यूरोप का पहले जो एशिया पर कब्जा था वो सारा कब्जा क्या हो गया? खत्म हो चुका था, खत्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंदेशिया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। तो भारत को और बर्मा को ये सबको स्वतंत्रता क्यों मिली? किसके बाद मिली? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली थी। तो हुआ क्या था कि वहाँ के जो जैसे इंग्लैंड है, यूरोप के देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गए, फंस गए ना, तो यहाँ पे वो अपने उपनिवेशों पे कम ध्यान देने लगे, जिससे उपनिवेश वालों ने क्या कर दिया भैया? एकदम विद्रोह तेज कर दिया, जिससे वो सरकार कमजोर पड़ गई। काहे कि ध्यान वो इधर ना दे के ज़्यादातर ध्यान कहाँ दे रही थी? विश्व युद्ध में। माफ करेगा। तो समझ में आ गया? तो ये बात हुई थी। हो जाता है कभी कभी ये खांसी। समझ में आया क्या? चलिए आगे कर लेते हैं कि यूरोपीय श्रेष्ठता का भी अंत हो गया। यूरोप कह रहा था भैया हम सबसे बलवान, हम सबसे कहाँ है? बलवान है। तो भैया क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोला ना दीदी ना, तू बलवान ना है, सब बलवान है यहाँ पे। समझ में आया? तो एशिया भी बलवान है, यूरोप भी बलवान है, ऑस्ट्रेलिया भी बलवान है, सारे बलवान है, तू ही बलवान नहीं है। तो यूरोप की जो श्रेष्ठता थी पहले वो क्या हो गई? समाप्त हो गई इस युद्ध के बाद। इंग्लैंड के कहा जाता है इंग्लैंड के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह डूबने लगा।
कह रहा इंग्लैंड के राज में जो है कभी सूरज नहीं डूबता था, कहा जाता था। अरे भाई वो तो डूबता ही था, मतलब वो बड़ा क्या था, समृद्ध राष्ट्र था। तो कह रहा है जो उसका सूरज कभी नहीं डूबता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका सूरज भी क्या होने लगा, खल्लास, डूबने लगा। समझ में आया क्या? चलिए, इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास। ओहो, थोड़ा नीचे आ जा बबुआ। कह रहा इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। इंग्लैंड की शक्ति का क्या हो गया, ह्रास हो गया, समापन होने लगा। इंग्लैंड कमजोर पड़ने लगी और भैया रूस और अमेरिका दोनों बलवान होने लगे, जो कि अभी तक है बलवान। कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी। ऐसे देखा जाए तो धुरी राष्ट्र की हार हुई थी, जिसमें कौन कौन आते थे, अपना क्या था, जर्मनी भैया आते थे, जापान दीदी आती थी, इटली काकी आती, इटली चाची आती थी। समझ में क्या? तो ये सारे, लेकिन और प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई। कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से सामने से तो पता चल रहा है कि धुरी राष्ट्र हारा था, तो उसमें जापान और कहते हैं जर्मनी और इटली हारी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की भी हार हो गई थी। क्यों भाई? युद्ध के क्यों हुई थी? कह रहा है युद्ध के बाद इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रह गया। कहा कि युद्ध के पहले इंग्लैंड ने क्या किए थे, बहुत सारे देशों को गुलाम बनाए हुए थे, बहुत लूट के खाया था सबको। समझ में आया क्या ना? तो बहुत को लूट के खाया। तो लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वो भैया शक्ति सबसे बड़ा शक्ति नहीं बना रहा, बल्कि उसकी शक्ति और कमज़ोर हो गई। काहे कि उसे सारे उपनिवेश से युद्ध करने पड़ रहे थे, और साथ साथ ही भैया द्वितीय विश्व युद्ध में भी से अपना धन खर्च करना पड़ रहा था, जिसके कारण ये क्या बन गया, ये कमज़ोर पड़ गया। चलिए, इंग्लैंड के उपनिवेश मुक्त हो गए। इंग्लैंड ने जितने उपनिवेश बनाए थे, जितने देशों को गुलाम करके रखे थे, सारे ने सभी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इंग्लैंड के हाथों से सारा उपनिवेश भैया निकल गया। चलिए, इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन क्या हो गए, सीमित हो गए, और इसके बदले में अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीति में शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। इंग्लैंड की जितनी भी शक्ति थी या जितने भी संसाधन थे, वे सीमित हो गए, कम हो गए उनके शक्ति, और इन्हीं के साथ जो है रूस और अमेरिका बलवान बन गए। अपने संसाधनों के साथ पूरे विश्व में पटाखा फहराया, अपना झंडा लहराया। समझ में आया क्या? चलिए आगे कर लेते हैं बातें। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। आपको पता होगा पहले विश्व युद्ध में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, अब इसमें क्या हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध का जो है, दिख रहा है यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। हो ये क्या बात कर रहे सर? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति को कायम करने की चेष्टा की गई। यहाँ पे गई की है ना, की गई। पहले विश्व युद्ध में भी सब लोगों ने सोचा भैया राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं, जिससे अब युद्ध होने की संभावना नहीं रहेगी, ये अपना युद्ध को सुलझाएगा शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन भैया राष्ट्र संघ ऐसा काम करने में असफल रही, लेकिन और अपना द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही भयानक रूप दिखाया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही है। समझ में आए क्या? किस लिए? ताकि शांतिपूर्ण व्यवस्था बने रहे, देश एक दूसरे से लड़े नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति और अशांति के दो निर्णायक केंद्र, परमाणु बमों का विकास और शस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को सामने लाया, जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित निर्देशित कर रही है। कह रहा है ये दो निर्णायक केंद्र, परमाणु बमों का विकास और शस्त्रीकरण का संयुक्त राष्ट्र की
स्थापना को सामने लाया, क्योंकि देखो यहाँ पे पहला तो परमाणु बम का विकास था, कारण संयुक्त राष्ट्र संघ बनने का कारण क्या था, परमाणु बम का विकास और शस्त्रीकरण। सभी देश परमाणु बम का विकास कर रहे थे, परमाणु बम बना रहे थे, साथ साथ शस्त्रों का भी विकास कर रहे थे। इसलिए ऐसे स्थिति में युद्ध जो है होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसी को रोकने के लिए देशों ने, अलग अलग देशों ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी पूरे विश्व को नियंत्रित कर रही है और साथ साथ निर्देशित भी कर रही है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना, आपको इतना हथियार यूज़ करना है, ये हथियार यूज़ नहीं करना, ये सारी बातें। कह रहा विश्व में गुटों का निर्माण, विश्व में क्या हुआ, इनका द्वितीय विश्व युद्ध का अगला परिणाम है विश्व में गुटों का निर्माण। पहले विश्व की राजनीति में इंग्लैंड छाया हुआ था। पहले भैया जहाँ की बातें करें, इंग्लैंड था, इंग्लैंड विश्व की राजनीति में छाया हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बंट गया। विश्व जो है साम्यवादी, समानता जो चाहता है, साम्य समानता, वैसी भावना जिसमें हम लोग समानता चाहते हैं, जनता का भला चाहते हैं। तो विश्व जो है दो खेमों में बंट गया, पहला जो है साम्यवादी, दूसरा पूंजीवादी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो खेमों में बंट गया, पहला साम्यवादी, दूसरा पूंजीवादी खेमे में। साम्यवादी खेमा का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। पता है कि साम्यवादी, समानता, अच्छाई, समझना है क्या? तो साम्यवादी खेमे का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ रूस। दो पूंजीवादी यानी रुपया ज़्यादा चाहने वाले देश का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। एक गुट निरपेक्ष राज्यों के संघ के रूप में तीसरा खेमा सामने आया। वह मूलतः नवोदित, स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र थे, और दूसरा राष्ट्र नवोदित, नया जो बना राष्ट्र था, दूसरे देश से कट के बना था। ये देश कैसे होते थे? विकासशील। का कि नया कोई चीज़ बना है तो धीरे धीरे उसमें विकास की प्रक्रिया आती रहती है तब ना विकसित होता है एक दिन जाके। तो ये सारे जो नवनिर्मित थे, नवोदित थे, ये जो राष्ट्र हैं, ये क्या हुए थे? विकासशील राष्ट्र थे। ये तीसरा गुट के रूप में सामने आए थे। पूंजीवादी राष्ट्र और उनकी साम्राज्यवादी मंशा का स्वरूप भी बदल गया। अब पूंजीवादी राष्ट्र सीधे उपनिवेशों की स्थापना से बचने लगे। अब वो किसी देश को जाके गुलाम करते नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या औपनिवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे कि वो जो है अब उनके राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देता था, बल्कि सिर्फ आर्थिक तंत्र तक ही अपने को सीमित करने लगे। इस प्रकार साम्राज्यवाद का भी स्वरूप बदला। इस प्रकार जो है साम्राज्यवाद का क्या हुआ? स्वरूप बदल गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आप लोग देख लीजिए अपने प्यारे आँखों से, प्यारे चेहरों से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देर किस बात की, अपने प्यारे आँखों से, प्यारे दिमागों से सोचो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम सही जवाब दो। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे कह रहा प्रथम विश्व युद्ध। अगर आपने ध्यान से चैप्टर में पढ़े होंगे, चैप्टर को ध्यान से सुना होगा, यदि आपका दिमाग इधर उधर ना गया होगा तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। समझना है क्या? यदि आपसे ना बन रहा हो तो समझ जाना आप क्लास को बढ़िया से ध्यान नहीं दिए थे। समझ में आया का बच्चों? चलिए, कह रहा है क्या कह रहा भैया? कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? हो सर, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ये तो 1914 में। जी हाँ बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। तो लीजिए, आपने सही जवाब दिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं भैया। ओहो, सेकंड क्वेश्चन, ओहो सर ये क्या है? ये है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में
किसकी हार हुई? सोचो सोचो, जरा सोचो भाई, सारा ठेका हम ही लिए हैं सोचने का, तू लोग भी थोड़ा सोचो भाई। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध में हमें पता है किसकी हार? अमेरिका की? ना ना, अमेरिका की नहीं, जर्मनी की या रूस की या इंग्लैंड की? फटाफट बताइए। तो आपका सही आंसर है जर्मनी की। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। समझ में आया क्या? चलिए, अगला कह रहा है 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? 1917 में जो है अपना कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आपने गलत सोचा। प्रथम विश्व युद्ध में जो है सबसे पहले 1917 में रूस अलग हुआ था। समझ में आया क्या? वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से जो है किस महादेश का मानचित्र बदल गया? बताइए। जी हाँ, यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में हुई थी ये सारे विश्व युद्ध, तो उसका है मानचित्र बदलेगा। त्रिकूट समझौते में शामिल थे। त्रिकूट जो समझौता हुआ था उसमें कौन कौन से देश शामिल था? पहला ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन और जापान। दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो फटाफट बताइए, टाइम नहीं लेने का बच्चों, बताने का। फटाफट फटाफट फटाफट। 5 नंबर में तुम्हारा आंसर है जी हाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। त्रिकूट समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? सबसे हार्ड क्वेश्चन है क्या? नहीं, सबसे हलवा है ये, हलवा है ये, तो भैया रसगुल्ला है ये, हलवा है भाई, हलवा है ये भैया, रसगुल्ला है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1939। डूब मरो यदि तुम्हें नहीं आता है तो। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन। ओहो, अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? जर्मनी को हराने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, किस देश को जाता है? फ्रांस को, रूस को, चीन को या इंग्लैंड को? जल्दी जल्दी दिमाग में सोचो। दिमाग में ही सोच सकते हो तुम लोग, घुटने में तो सोच नहीं सकते हो। बराबर, यदि दिमाग होगा थोड़ा भी तो बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, रूस को, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है, रूस को। चलिए, अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? ओहो, कितना हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा से भी ज़्यादा रसगुल्ला है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? चीन, जापान, जर्मनी और इटली। बताइए। इसमें कुछ आई थिंक इससे तीनों होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है आंसर। क्या कि देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में तो जर्मनी भी पराजित हुआ था, जापान भी पराजित हुआ था, इटली भी पराजित हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बोनस रहने देते हैं। इस क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आए तो बाद में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल अभी 9 पे फोकस करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? ओहो, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। तो बताइए, हिरोशिमा पे या नागासाकी पे या पेरिस पे या लंदन पे? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हिरोशिमा पे। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है हिरोशिमा पे तो ही गिराया गया था। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। धन्यवाद।